आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। चैप्टर है 1 और इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसका आज है लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन इसमें से जो सबसे जरूरी चीज पढ़ा जो आज के लिए जरूरी है वो है चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम पिछले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से समझे थे। उसमें बताया गया था कि यदि हम दूरी मापते हैं तो आपतित किरण की दिशा में अगर जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा, यदि ये मूल बिंदु है तो आपतित किरण की दिशा इधर है, तो इस दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होगी, जबकि इस दिशा में मापी गई जो भी दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। दर्पण के थ्रू अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये ध्रुव है, और यदि यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु से निकलने वाली किरण इस दिशा में जाएगी, यानी कि आपतित किरण की जो दिशा है, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा इधर है, तो इस दिशा में जो भी दूरी मापी जाएगी वो सब धनात्मक होगी, जबकि इधर की ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो सब ऋणात्मक होगी। इसके अलावा और नियम ये थे कि यदि प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर हम लोग दूरियों को मापते हैं तो ऊपर की ओर ली गई सभी दूरी धनात्मक होती है, जबकि नीचे की ओर जो भी दूरी मापी जाएगी वो सब ऋणात्मक होगी। ये था चिन्ह परिपाटी नियम जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े, और ये चिन्ह परिपाटी नियम बहुत ज्यादा जरूरी है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे आज हम लोग। दर्पण सूत्र का वेट इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, सत्यापित करने के लिए ये परिभाषा नहीं पूछा जाता है, और वो होता है क्वेश्चन 6 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन से हमें 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा साइंस में, अगर हमें ये सिद्ध करने आ गया तो, और आ जाए तब, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ ही जाए। तो दर्पण सूत्र बेसिकली होता क्या है कि किसी दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच का जो संबंध है उसे ही हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र ये रहा हमारा 1/f = 1/v + 1/u, ये है दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र में इसमें है क्या, u क्या है, तो u को हम लोग बोलते हैं इसमें वस्तु दूरी। वस्तु दूरी ये v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और लास्ट है f है फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये है हमारा दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। ये है क्या, तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच में एक संबंध है, और इसे ही हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है ये नहीं हमसे पूछा जाएगा, बल्कि हमें कहा जाएगा कि दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें। तो दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने के लिए हमें कुछ गणित की आवश्यकता होगी, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये 10th क्लास के ही सिलेबस का मैथ है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में आपको पढ़ना भी है, लेकिन अभी जो कि शुरुआत में ही हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस समय तक हम लोग ये नहीं पढ़ चुके होते हैं क्लास में, इसलिए पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसी के बारे में। पहले इसको समझ लेते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता होती क्या है। तो त्रिभुजों की समरूपता तो नहीं, लेकिन आप लोग सर्वांग समता जरूर पढ़े होंगे 10th क्लास में। सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान। यदि दो त्रिभुज के सभी अंग समान हो तो उसे सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे, जबकि समरूपता का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा समरूपता का अर्थ होता है रूप समान होना चाहिए, रूप समान। समरूप यानी कि रूप एक जैसा हो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, तो देखने में दोनों का रूप तो समान है लेकिन है बराबर नहीं, ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम तब कहेंगे जब इसका हर एक अंग दूसरे के एक एक अंग के समान हो, जैसे ये इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, और ये वाला इसके बराबर हो जाए, तब कहा जाएगा सर्वांगसम, जो कि ये है नहीं, सर्वांगसम नहीं है। देखने से ही पता चल रहा है एक बड़ा और एक छोटा है, तो हम इसको सर्वांगसम तो बोलेंगे नहीं। लेकिन ये समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप भी कब होगा, हम कब इसको समरूप मानेंगे, तो समरूप होने की भी कुछ कसौटियां हैं, जिसमें से सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे जो जरूरी है, पहले ही बता चुके हैं आप लोग को कि यहाँ पे हम वही मैथ समझेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समरूप त्रिभुज कब होंगे, अगले पेज पे देखते हैं।
त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, समरूपता यदि दो त्रिभुजों के किन्हीं दो संगत कोण, किन्हीं दो संगत कोण समान हो, दो त्रिभुजों के किन्हीं दो संगत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। यदि दो त्रिभुज के किन्हीं दो संगत कोण, मतलब एक का दो कोण अगले के दो संगत कोणों के बराबर हो जाएगा तो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। फिर से एक बार समझेंगे यहाँ पे चित्र के थ्रू। ये है एक त्रिभुज और ये एक दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। तो यदि एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, यानी इन दोनों त्रिभुज में ऐसे हम देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में यदि एंगल ए बराबर एंगल पी हो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, यानी कि इसके दो कोण के संगत कोण जो इसमें है ये दोनों यदि आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो सिंबल होता है ये दिखाता है कि समरूप है, समरूपता का ये सिंबल है, समरूपता, समरूपता ये वाला। और ऐसे जो होता है वो होता है सर्वांग समता, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता और समरूपता में अंतर समझ में आएगा चिन्ह का। ये चिन्ह रहेगा तो समरूपता और ये रहेगा तो सर्वांग समता। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है बल्कि समरूप है। सर्वांगसम तब होंगे जब सारे अंग एक दूसरे के बराबर, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, भुजाएं भी सब यदि संगत भुजाओं के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में सर्वांगसम कहलाते हैं। लेकिन जो कि यहाँ पे है नहीं सर्वांगसम, यहाँ तो समरूप है। तो ये तो हो गया कि कोई भी त्रिभुज समरूप होगा कब, हम किसी दो त्रिभुजों को समरूप कब कहेंगे, तो यदि उसके दो कोण संगत अगले त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग समरूप त्रिभुज कहेंगे। समरूपता पता करना है तो दो एंगल पकड़ना है, एगो इसका इसके बराबर हो जाए और ये वाला एंगल ये वाला के बराबर हो जाए तो दोनों समरूप हो जाएगा, बस इतना ही पता करना है हमें। लेकिन यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके बाद उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो समझेंगे हम अब, क्योंकि हमें दो ही टॉपिक पढ़ना था, एक त्रिभुजों की समरूपता जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, खत्म। अगर आप समझ गए तो ये काम हो गया। और दूसरा है समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या है? यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो, यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका अर्थ क्या होता है? ये समरूप त्रिभुज के गुणधर्म है, समरूप त्रिभुज के गुणधर्म। तो यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका अर्थ समझा जाए यहाँ पे, ये दोनों त्रिभुज तो समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं, जैसे कि इसका संगत हो जाएगा ये वाला, यानी कि ए बी के संगत कौन है? पी क्यू। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर हो जाएगा दूसरे संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी कि बीसी और क्यू आर, बीसी और क्यू आर के अनुपात के बराबर होगा। मतलब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये होता है
कि AB के संगत भुजा PQ और इन दोनों का अनुपात जो कि AB अपॉन PQ है, ये जो अनुपात है वो BC और QR के अनुपात के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कि संगत भुजाओं के समानुपाती होते हैं। इसके अलावा और भी भुजा लिया जाएगा, एक और अनुपात बनेगा ना, ये AC और PR। तो AC अपॉन PR जो ये अनुपात है, ये तीनों अनुपात आपस में जो है बराबर होंगे और ये अब ये कहलाएगा कि तीनों संगत भुजाएं जो है समानुपाती है। यही है गुणधर्म समरूप त्रिभुजों के, यानी कि दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समान नहीं होती है, समानुपाती होती है। उम्मीद करते हैं कि जो मैथ हमें पढ़ना था दर्पण सूत्र को समझने के लिए वो मैथ समझ में आ गया होगा। अगर हमको दर्पण सूत्र अच्छे से समझना है और हमें भी प्रूफ करने आ जाना चाहिए, इस तरह से समझना है, तो हमें दो तीन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी था, जो कि हम करवा चुके हैं। पहला ये कि चिन्ह परिपाटी नियम का पता होना चाहिए था, चिन्ह परिपाटी नियम हो चुका है। और दूसरा था कुछ बेसिक मैथ्स, जैसे कि त्रिभुजों की समरूपता और समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने की ओर। तो अब हम लोग अवतल दर्पण में सबसे पहले दर्पण सूत्र को प्रमाणित करेंगे। अवतल दर्पण ही कोई जरूरी नहीं है, हमें उत्तल दर्पण में भी प्रूफ करना है, लेकिन पहले इसको करने के बाद करेंगे। और दोनों में प्रूफ करने हमें आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए इसकी गारंटी है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में जो है दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। माना कि एक अवतल दर्पण, जो कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित, माना कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित कोई वस्तु AB, माना कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित कोई वस्तु AB का प्रतिबिंब जो है, AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, A डैश B डैश बनता है। यहां देखिए चित्र में, ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु AB जिसका प्रतिबिंब है, पहले AB जो है वो वस्तु है, इसके बारे में देखते हैं, ये है वस्तु। और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ग्रीन कलर का, कलर ये हमारी इच्छा अनुसार है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका ऐसा रंग नहीं बनेगा, ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हुआ ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही अवतल दर्पण में। वो प्रतिबिंब का निर्माण कि वस्तु के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकरा के फोकस होकर गुजर गई और वक्रता केंद्र से आने वाली किरण अपने ही पथ पे वापस लौट गई, तो यहाँ पे किरणों के आभासी कटान प्राप्त हुए जहां प्रतिबिंब बना। तो इस बिंदु पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। यहाँ पे बिंदु दर्पण के बिंदु M से ये किरण टकराती है, तो उस बिंदु से यहाँ पे एक लंब गिराया गया है, और जिस बिंदु पे लंब गिराया गया है उस बिंदु का नाम पहले नहीं था, अभी हो गया N, क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम नाम रखे हैं, इसका नामकरण अब के हुआ है। तो E हो गया, MN जो है वो लंब गिराया गया है यहाँ पे 90 डिग्री पे। कुछ बातें और, जैसे वस्तु जो रखी हुई है ये भी लंबवत है और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी लंबवत नीचे की ओर बन रहा है। तो यहाँ तो इतना ही लैंग्वेज लिखेंगे, ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे तो फिर हमें याद करने में दिक्कत होगा। इतना ही लैंग्वेज लिखना है कि सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, लेकिन चित्र बहुत स्पष्ट होना चाहिए, सब चीज चित्र से ही स्पष्ट होता है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये बात हमें प्रूफ करने की आवश्यकता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम कुछ प्रमाण लेंगे, कुछ प्रमाण की आवश्यकता होगी। तो वो प्रमाण हमारा क्या हो सकता है, वही प्रमाण होगा जो हम पहले से जानते हैं। जो हम कुछ नहीं जानते हैं वो क्या सबूत पेश करेंगे, क्या ही प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो जो हमें पता है उसके आधार पे कुछ सबूत रखेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या हमें पता है, तो पहले त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C, ABC तथा A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, ये दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। तो प्रमाण लेंगे हम त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी और एंगल ए डैश बी डैश सी, एंगल ए बी सी तथा एंगल ए डैश बी डैश सी जो है वो बराबर है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर है। और बराबर क्यों है, हम कैसे कह दिए कि दोनों बराबर है? तो कहने का हिम्मत हमें इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का है ना, और दोनों 90 डिग्री है तो आपस में बराबर है। तो बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों का मान जो है वो 90 डिग्री है, दोनों त्रिभुज ये जो दोनों कोण है वो आपस में बराबर हो गए। और एक और एंगल बराबर होंगे, ये देखिए एंगल ए सी बी ये वाला कोण और एंगल ए डैश सी बी डैश ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और ये बराबर इसलिए होंगे क्योंकि यदि दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर कटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और इस कोण को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के युग्म आपस में समान होते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से ये के भी एंगल बराबर हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल? तो एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डैश सी बी डैश। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो देखिए दो एंगल बराबर मिल गया हमें, दो त्रिभुजों के दो कोण जो कि संगत है वो बराबर मिल गया, और बराबर मिल गया मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अभी तो हम लोग पढ़े कि यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण समान हो तो वो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। और ये हुआ कैसे? तो इसे बोलते हैं हम लोग एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से। अच्छा तो क्या हो गया ऐसा, समरूप हो गया तो हमें क्या फायदा होने वाला है? तो फायदा होने वाला है क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कुछ गुणधर्म भी होते हैं और उसी गुणधर्म का तो हम लोग उपयोग करने वाले हैं। कौन सा गुणधर्म है? तो समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात ए बी के संगत कौन है? ए डैश बी डैश, ए बी के संगत ए डैश बी डैश वो बराबर हो जाएगा, ये ए बी जो भुजा है ए बी इसके संगत ये वाला है ना ए डैश बी डैश, इन दोनों का अनुपात तथा बीसी बीसी और बी डैश सी इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होंगे, यानी कि बीसी अपॉन बी डैश सी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा एक और अनुपात समान होगा, ये वाला एसी अपॉन ए डैश सी, एसी अपॉन ए डैश सी भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन इन्हें हम बराबर नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, जो जरूरत होता है वही हम लोग प्रूफ करने के लिए लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। और फिर हम कुछ और प्रमाण लेके चलेंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं और अगले पेज पर हम लेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? चित्र में देखेंगे तब ना पता चलेगा कौन सा त्रिभुज लेना है। यहाँ देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे हम, एम एन एफ, एम एन एफ, एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज हमें लेना है। त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में इसमें क्या क्या बराबर है भाई? तो हम चित्र को ही देख के बताएंगे क्योंकि हमें कुछ याद नहीं रखना है, सब चित्र से ही लेके चलना है। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, क्योंकि इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, रैखिक युग्म 9th क्लास पढ़े होंगे। इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री, और यहाँ पे जब लंब ही गिराया गया है तो ये 90 डिग्री का ही होगा। तो ये दोनों एंगल तो पहले मिल गया बराबर, कौन? एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। एंगल एम एन एफ बराबर एंगल ए डैश बी डैश एफ। फिर से ये लिखने का हिम्मत इसलिए है क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लिख दिए कि दोनों बराबर है, हमारी कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक और एंगल ढूंढते हैं जो कि आपस में बराबर हो, तो वो भी हमें मिल गया बहुत जल्दी। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण हमें दिख रहा है, एंगल एम एफ एन तथा ए डैश एफ बी डैश, एंगल एफ एम एफ एन तथा एंगल ए डैश एफ बी डैश, एंगल एम एफ एन बराबर है एंगल
ए डैश एफ बी डैश के। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। तो दो कोण इसमें भी बराबर हो गया, अतः हम यहां भी बोलेंगे कि त्रिभुज एम एन एफ जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। त्रिभुज एम एन एफ जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, और ये भी वही कसौटी से समरूप हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अब देखिए ये दोनों जब समरूप है तो यहां भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ये नियम केवल वही दोनों त्रिभुज के लिए थोड़ी था, ये नियम हर दो त्रिभुज के लिए लागू होगा जो समरूप होंगे, यानी कि इन दोनों के संगत भुजाएं भी आपस में समानुपाती होती है। तो पकड़िए यहां से संगत भुजा पकड़िए, एम एन के संगत हो जाएगा ए डैश बी डैश, एम एन के संगत ए डैश बी डैश, एम एन के संगत हो गया ए डैश बी डैश। ये जो है बराबर होगा अगले दो भुजाओं के अनुपात के, तो वो कौन कौन से होंगे? तो अगला होगा ये एन एफ तथा बी डैश एफ, एन एफ तथा बी डैश एफ, एन एफ तथा बी डैश एफ, एन एफ तथा बी डैश एफ। ये दोनों अनुपात भी आपस में समान होंगे क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ और बातें जो कि हम लोग बचपन में जानते थे कि क्या जानते थे, याद ही तो नहीं है क्या जानते थे, अभी पता चलेगा क्या जानते थे। आयत पढ़े होंगे, आयत ए बी एन एम, ए बी एन एम एक आयत है, देखने से ही लग रहा है, पता चल रहा है ए बी एन एम जो है वो एक आयत है। तो आयत के सामने वाली भुजा बराबर होती है ना, ये तो पढ़े हुए हैं, किसी भी आयत के आमने सामने वाली भुजा जो है बराबर होती है। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी एन एम जो है आपस में एक आयत है, एक आयत है, आयत है, ये बात ठीक है। तो फिर लोग पूछेंगे कि हमें क्यों बता रहे हो, आयत है तो हम क्या करें? तो आप कहिएगा कि आयत है तो हमको एम एन बराबर ए बी लिखने का नमन कर रहा है, एम एन के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए बी, एम एन की जगह पे ए बी लिख देंगे क्योंकि आमने सामने वाली भुजा जो है बराबर होती है। तो एम एन की जगह पे हम लिखने वाले हैं ए बी, तो एम एन हटाइए और ए बी लिखिए, ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ अपॉन बी डैश एफ। अब इसमें भी कुछ चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे कि यहां से देखिए फिर से त्रिभुज, ये जो बिंदु एम है वो ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु एम यहाँ पे पी है, पी लिखना भूल गए, बताइए इतना चीज हम लोग पढ़ लिए और ध्रुव को भुला गए। ध्रुव को कैसे कोई भूल सकता है, यहाँ पे ध्रुव है। चलिए, तो यदि बिंदु एम यहां न हो के यहाँ पे हो तो देखिए यहां से लंब गिराने पर एम जो है एन, लंब गिराने पर जो एन बिंदु है, यदि बिंदु एम यहाँ पे होता तो एन पास चला जाता, किसके, ध्रुव के पास चला जाता। यदि एम इधर आता तो एन जो है ध्रुव के और पास जाता, और नीचे ले आएंगे तो एन और ध्रुव के पास चला जाएगा। और यदि बिंदु एम एकदम निकट हो पी के, यहाँ पे एकदम पी के पास में हो तो बिंदु एन भी एकदम पी के पास में होगा। और इस कंडीशन में होगा क्या कि एन एफ का जो मान है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। अर्थात यदि बिंदु एम पी के निकट हो तो एन एफ जो है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, एन एफ इक्वल पी एफ। तो यही वाला कंडीशन हम लेके चलने वाले हैं कि यदि, यहां पे लिखेंगे यदि बिंदु एम पी के निकट हो, पी के निकट हो, तो यदि बिंदु एम पी के निकट हो तो एन एफ का जो मान है वो पी एफ के बराबर होगा, एन एफ बराबर पी एफ, जो कि चित्र में आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और इसी समीकरण को उठा के आगे बढ़ाएंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, एन एफ को हटा के हम पी एफ लिखेंगे, पी एफ अपॉन बी डैश एफ, पी एफ अपॉन बी डैश एफ। और ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 और 2 को देखने में तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि 2 तो यहाँ है लेकिन 1 यहाँ है। कोई बात नहीं, हम लोग दूर दूर तक नजर मार के देख लेते हैं। ये देखिए,
समीकरण 1 का बायां पक्ष देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। समीकरण 2 का बायां पक्ष देखिए, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। समीकरण 1 का भी बायां पक्ष वही है जो समीकरण 2 का बायां पक्ष। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? तो इससे सीधा सीधा हम बोले तो ये अर्थ निकलता है कि यदि दो समीकरण के बाएं पक्ष आपस में समान हो तो ये दायां पक्ष भी आपस में समान होते हैं। भले हमें दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, ये वाला अगर बराबर दिख गया तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि इधर वाला भी दोनों आपस में बराबर है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हम बोले, एक बार बोलते हैं आपको आज आए और आज आपसे आके बता दिए कि ए जो है एक्स के बराबर है, तो आपने इस बात को नोट कर लिया कि अच्छा बोला है कि ए जो है एक्स के बराबर है, समीकरण एक बना के इसको रख लेते हैं। फिर कल आए और आके आपको बता दिए कि ए जो है वो वाई के बराबर है, तो आप लोग फिर से लिख लिए कि ये जो है वाई के बराबर है, दोनों बात लिख लेते हैं। और हम जैसे ही चले गए आप सोचना शुरू किए कि कल आके बोला था कि ए एक्स के बराबर है, आज आके बोल रहा है कि ए वाई के बराबर है, तो कहीं ना कहीं एक्स और वाई आपस में बराबर है, तभी तो ऐसा हो सकता है। एक्स भी वही चीज के बराबर है जिसके बराबर वाई है, इसका मतलब एक्स वाई आपस में बराबर है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि यदि दो समीकरण के बाएं पक्ष बराबर हैं तो यानी कि दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। भले हमें देखने में अलग अलग लग रहा हो लेकिन है आपस में बराबर। यानी भले हमें मान ज्ञात हो चाहे ना हो, लेकिन अगर हमें तो ये पता चल जाए, ये श्योर हो जाए कि बायां पक्ष बराबर है तो इसका मतलब दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो हमें यही तो श्योरिटी यहाँ से मिल रही है कि बायां पक्ष भी है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और इसका भी जो है बायां पक्ष ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो दोनों समीकरण के दायां पक्ष आपस में बराबर होंगे। और इस बात को चलिए यहां से लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से ये निष्कर्ष निकालेंगे कि BC अपॉन बी डैश सी, BC अपॉन बी डैश सी, BC अपॉन बी डैश सी इक्वल होगा ये वाला PF अपॉन बी डैश एफ के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से यहां तक आ गए हैं। अब हमें जो है ना जरूरत पड़ेगा बदलने का। क्या बदलने का जरूरत पड़ेगा? क्योंकि हमें प्रूफ करना है U, V तथा F में संबंध, तो हम इसमें से वही को रखेंगे जो इन सभी में से किसी न किसी मान को देता है। अगर इन सभी मानों में से कोई को नहीं दर्शाता है तो इसको बदलेंगे, दूसरे रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम चित्र पे आ जाते हैं और चित्र में देखते हैं। देखिए क्या क्या है, हमें BC है, B डैश C है, हमारे पास क्या क्या है, BC है और B डैश C है, और क्या है हमारे पास PF है, PF भी है, और एक और क्या है B डैश F, B डैश F। और चित्र को देखेंगे और पता करेंगे कि क्या ये चारों काम का है। जो काम का होगा उसको रखेंगे और जो काम का होगा उसे फेंकेंगे नहीं, बदलेंगे, दूसरे रूप में लिखेंगे। कैसे? BC, यहां से ये जो BC आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपको क्या लगता है? ये U है, V है, F है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ना U है, ना V है, ना F है, ना R है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या BC को ऐसे लिख सकते हैं कि B से P तक ले लीजिए, B से P तक, B से P तक ले लिए, चलिए B से P तक, और फिर उसमें से P से C तक घटा दीजिए। B से P तक लेने के बाद P से C तक जैसे ही घटाएंगे तो हमें BC मिल जाएगा। यानी कि BC को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि BP माइनस CP, BP माइनस CP, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं BC को। और BC को जैसे ही इस रूप में बदलेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो हम BP लिए हैं वो B यानी कि वस्तु से लेके ध्रुव तक के बीच की दूरी है, जिसे हम वस्तु दूरी बोलते हैं और U से सूचित किया जाता है। तो ये तो काम का चीज हो गया, U हो गया। और CP, C वक्रता केंद्र है और P ध्रुव है, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और वक्रता त्रिज्या का जो मान होता है R का मान वो 2F के बराबर होता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली फोकस दूरी का मान दे रहा है। तो CP भी हमारे लिए जरूरी है। तो BP जो है हमारे लिए काम का हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये वस्तु दूरी है, और CP क्योंकि वक्रता त्रिज्या है जिसका मान 2F के बराबर होता है, तो ये भी काम का है। वैसे ही चेंज करेंगे B डैश C को, B डैश C इतना दूरी, B डैश C ये वाला, तो जो ये वाला डिस्टेंस है वो कैसे लिखाएगा? क्योंकि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम CP लिख देंगे ऐसे, CP यहां से यहां तक CP, और CP में से B डैश P जैसे ही घटाएंगे हमें मिल जाएगा B डैश C। CP माइनस B डैश P को घटाइए,
यानी Cp में से घटा दीजिए B डैश P को तो हमें मिल जाएगा B डैश C। Cp में से B डैश P को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा B डैश C। अब देखिए ये भी काम का है, C से लेके P तक तो कामयाब है, पहले ही बता दिए कि ये 2f का मान दे देगा। और B डैश P, B डैश जो है ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और प्रतिबिंब दूरी की भी आवश्यकता हमें है, इसलिए इस रूप में इसको चेंज कर रहे हैं। चेंज करके हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर हम ऐसे चेंज कर क्यों रहे हैं। तो इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि हमें U भी F में ही संबंध चाहिए। और देखिए लास्ट है B डैश F, हाँ तो ये हो गया आपका B डैश C को कैसे लिखना है, B डैश C को यहां से आया ना B डैश C, तो B डैश C को लिखेंगे Cp माइनस B डैश P। और आगे बढ़ते हैं और B डैश F की ओर ध्यान देते हैं। B डैश F ये वाला दूरी की बात हो रही है, तो ये भी कोई काम करना है, ना U है ना V है ना F है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, B डैश P माइनस PF, B डैश P माइनस PF, B डैश P माइनस PF। और ऐसा लिखने से क्या होगा, तो B डैश P आपको पता चल चुका है कि ये प्रतिबिंब दूरी है, और PF, P से मुख्य फोकस के बीच की दूरी जिसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो ये तो और ज्यादा जरूरी है, F फोकस दूरी छोटा वाला F। अब देखिए ये सब काम का हो गया, अब PF तो खुद ही काम का है, इसको बदलेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। PF काम का है जिसे हम बदलने वाले नहीं है, ये ठीक है। तो अब हम इन सभी मानों को यानी कि BC के जगह पे ये लिखेंगे, B डैश C के जगह पे ये, और B डैश F के जगह पे ये। तो यहाँ पे हम केवल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे, क्या कि हमें चित्र में कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है चित्र से, कि हम BC को डायरेक्ट हम BC नहीं लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे BP माइनस CP, पहले बताया गया है, वहां से मिला लीजिएगा। B डैश C को हम डायरेक्ट नहीं लिखने वाले हैं, इसको लिखेंगे CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P। PF को PF ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए काम का है, ये जरूरी है, इसलिए इसको बदलने वाले हम नहीं है। और B डैश F को B डैश P माइनस PF, B डैश P माइनस PF, इस रूप में हम चेंज कर दें। अब जैसे ही इस रूप में चेंज किया, अब ये सब कुछ ना कुछ है, कोई U है तो कोई V है तो कोई F है, और इसी में हमें संबंध चाहिए, तो इसलिए अब हम इसे सही रूप में ला दिए हैं। अब हम चिन्ह परिपाटी नियम से कुछ चर्चा करेंगे, चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से। BP को आप क्या बोलिएगा, BP को आप क्या बोलिएगा, BP को क्या बोलिएगा, हमसे तो पूछा है तो हम बोलेंगे कि BP को वस्तु दूरी बोलेंगे, क्योंकि बिंदु B पर जो है वस्तु रखा हुआ है, और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलेंगे। तो ठीक है, BP को हम बोल देते हैं कि ये U के बराबर। फिर आपको चिन्ह परिपाटी नियम याद आ जाएगा, और आप बोलिएगा कि आपतित किरण की दिशा तो इधर है, तो उधर जाएंगे तब ना हम कोई चीज प्लस मिलेंगे, हम तो दूरी इधर माप रहे हैं, ध्रुव से इधर की ओर ही ना मापा गया है दूरी, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, इसमें माइनस लगा दीजिए, माइनस U। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, BP इक्वल माइनस U। फिर CP के बारे में बात करेंगे, CP क्या, C से P तक की दूरी CP है क्या, तो CP है वक्रता त्रिज्या R, CP वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं R, और R तो 2f के बराबर होता है, R जो है वो इक्वल होता है 2f, R इक्वल 2f। तो हम CP को 2f लिखने वाले हैं, लेकिन हाँ याद रखना है कि चिन्ह परिपाटी नियम से इधर की ओर मापी गई दूरी माइनस में ही लेना है, प्लस में नहीं लेना है। तो CP जो है वो हो जाएगा माइनस 2f हो जाएगा CP। और B डैश P, अब इसके बारे में बात करते हैं, CP ये हो गया, ये भी तो CP वही ना है, तो इसका भी बात हो गया। अब इस पे बात करते हैं, B डैश P को क्या बोलिएगा, B डैश P को B डैश P, अरे B डैश पे तो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को तो हम प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, लेकिन ध्रुव के इधर ही ना है, आपतित किरण की दिशा इधर और ध्रुव से इधर, तो लेना तो माइनस में ही है, और है ये प्रतिबिंब दूरी, तो इसको हम लिखेंगे V, और वो भी माइनस में, माइनस V। अब कौन बच गया, B डैश P भी हो गया, अब रह गया PF।
तो पी एफ तो फोकस दूरी है, यहाँ पे पी तथा एफ के बीच की दूरी पी एफ, ये वाला ये पी एफ ही है, और पी एफ को हम फोकस दूरी कहते हैं, और वो माइनस में लिया जाएगा क्योंकि ये भी ध्रुव के इधर की ओर है, आपतित किरण की दिशा उधर और ध्रुव से इधर की ओर मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा। तो एफ जो है वो भी हो जाएगा माइनस में माइनस एफ, पी एफ का मान जो है वो माइनस एफ होगा। अब इन सभी मानों को जो है हम आगे रखने वाले हैं, ये माइनस एफ, इसको मिटा देते हैं, और इन सभी मानों को हम जो है इस समीकरण में रखते हैं। इसी समीकरण को आगे बढ़ाई जा रही है, यहां से देखिए बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी, तो बीपी को लिखना है माइनस यू और सीपी को लिखना है माइनस 2एफ। बीपी को लिखना है माइनस यू और सीपी को लिखना है माइनस 2एफ, और बीच में लगा देना है माइनस। यहां से देखिए बीपी को लिखना है माइनस यू और सीपी को लिखना है माइनस 2एफ। अब बीच में माइनस भी तो है, तो इसलिए माइनस यू और माइनस 2एफ और बीच में लगा दिए माइनस। फिर आते हैं इस पे, सीपी को लिखना है माइनस 2एफ और बी डैश पी को लिखना है माइनस बी, और बीच में लगा देना है माइनस। तो सीपी को लिखेंगे माइनस 2एफ और बी डैश पी को लिखेंगे माइनस भी, और बीच में लगा देंगे माइनस। एक बार मिला लिया जाए फिर से, सीपी माइनस 2एफ ठीक था, और बी डैश पी, तो बी डैश पी तो माइनस भी है और बीच में माइनस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब ठीक है। अब जो है इस तरफ आते हैं, इस तरफ, तो पीएफ, पीएफ को क्या लिखना है माइनस एफ, तो चलिए पीएफ को लिखना है माइनस एफ बराबर माइनस एफ अपॉन बी डैश पी, बी डैश पी को फिर से क्या लिखेंगे माइनस भी, माइनस भी, और बी डैश पी के बाद पीएफ है ना माइनस में, तो पीएफ को माइनस एफ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ और बीच में लगा देना है माइनस। तो इस तरह से हम लोग सभी दूरियों का मान चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार लिख दिए। अब इसी को सोल्व करके हमें लाना है दर्पण सूत्र। एक बार नीचे वाला मिला लिया जाए फिर से, माइनस भी और माइनस माइनस एफ है, इसका मतलब बी डैश पी माइनस पी एफ होना चाहिए, बी डैश पी माइनस पी एफ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, अब जो है इसी का तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, तो हमें दर्पण सूत्र प्राप्त होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो तिरछा तिरछी जब हम गुना करेंगे तो माइनस यू, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलता है, तो माइनस यू प्लस 2एफ, माइनस यू प्लस 2एफ इंटू ये वाला माइनस भी, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एफ, ये हो जाएगा। अब बराबर इधर ये माइनस एफ इंटू ये वाला माइनस एफ इंटू माइनस 2एफ और माइनस माइनस प्लस भी, ये हो गया। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका गुना इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, दोनों के साथ होगा, जिसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं। तो जैसे ही हम माइनस यू का गुना माइनस भी के साथ करेंगे तो ये प्लस यू भी हो जाएगा, और माइनस यू का गुना प्लस एफ के साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू एफ, फिर 2एफ का गुना भी के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2vf, और फिर 2f का गुना जैसे ही f के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। अब बराबर, अब इधर की ओर आ जाते हैं, इधर माइनस एफ का गुना माइनस 2f के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, और प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस और v इंटू एफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को सोल्व करना है, इधर उधर करेंगे तो इधर उधर करते समय ज्यादा ध्यान नहीं रखिएगा, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि जो जो माइनस में है ना उसको थोड़ा प्लस में करने की कोशिश करते हैं। तो ub को इधर छोड़ दिया जाए, और देखिए 2f स्क्वायर इधर भी है 2f स्क्वायर इधर भी है, तो खत्म हो गया, बराबर इधर माइनस vf है, इधर 2 माइनस में 2vf है तो इधर आके प्लस 2vf हो जाएगा, और ये जो है माइनस uf ये हो जाएगा प्लस uf इधर आके,
तो हमारा समीकरण हो जाएगा यू भी इक्वल 2VF में से एगो VF घटाएंगे तो खाली VF बचेगा और प्लस U इंटू एफ बचेगा। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ U भी F से भाग लगाएंगे। तो थोड़ा सा भाग लगाने से हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ U भी F से भाग देने पर, दोनों तरफ U भी F से भाग देंगे तो इधर है U भी आई अपॉन U भी F, इधर भाग दे दिए और इस तरफ आते हैं तो इधर भाग देना है U भी F से, इसका मतलब 1 बाई U भी F से मल्टीप्लाई कर देंगे। U भी F से भाग देने के बजाय हम 1 बाई U भी F से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, U भी F आई इंटू लिखना है VF और प्लस UF। आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा U भी अपॉन U भी F इक्वल 1 बाई U भी F इंटू VF, इसका गुना इसके साथ फिर प्लस इसी का गुना इसके साथ भी 1 बाई U भी F इंटू UF। अब जो कट रहा है उसको काट दिया जाए, V से V कट गया और U से U कट गया और देखिए यहाँ पे V से V कटा और F से F कट गया, U से U कट गया और F से F कट गया। तो हमारा आ गया यहाँ पे 1 बाई F इक्वल 1 बाई U प्लस 1 बाई V। यही लाना था क्या? थोड़ा सा अलग दिख रहा था, नहीं जो सिद्ध करना था वो हमें थोड़ा सा अलग दिखना था। 1 बाई F इक्वल 1 बाई V प्लस 1 बाई U, इस ऐसा दिखना था ना, ऐसा हमको प्रूफ करना था। लीजिए प्रूफ कर दिए। चेंज क्यों किए? यहाँ से मन किया तो चेंज कर दिए। जोड़ यानी योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि ऐसे लिखे चाहे इसे प्लॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आंसर आएगा, इसलिए उल्टा करके लिख लें। और ये है आपका दर्पण सूत्र जिसे अच्छे से प्रमाणित किया जा चुका है और एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ कर समझाया गया है। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखने का कोशिश कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा ये। तो आज के लिए हम लोग को इतना ही पढ़ना था। पहले हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिवीजन शुरू से, क्या ज्यादा पढ़े ही नहीं कि रिवीजन करने की जरूरत है। चिन्ह परिपाटी नियम कल के ही क्लास में हुआ था, आज रिवाइज किए क्योंकि आज इसका जरूरत था। दर्पण सूत्र होता क्या है, तो किसी दर्पण के लिए वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध होता है, इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने के लिए कुछ गणित की आवश्यकता होती है, जो हम लोग गणित को समझे कि त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है और समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या होते हैं, और तब हम लोग शुरू किए दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना। और इस तरह से दर्पण सूत्र को भी बहुत अच्छे से प्रमाणित किया गया है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। और ये आज प्रूफ हो गया दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो दर्पण सूत्र है उसे हम लोग कल प्रूफ करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन हर रोज की तरह जो कहानी है वो आज भी सुना देते हैं। यदि आपको डेली नोट्स चाहिए, प्रतिदिन का अभ्यास प्रश्न, DPP, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव शॉर्ट में अब लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि इतनी देर से आप लोग सुन के पक गए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अगर चाहिए PDF के रूप में, और क्या चाहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन, और क्या चाहिए, मॉडल पेपर जो हम लोग तैयार करते हैं ताकि जो है एग्जाम में हेल्प मिले उससे, वो चाहिए। तो इन सभी चीजों को यदि आप एक जगह चाहते हैं तो वीडियो में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। लास्ट तक बने रहकर इतने अच्छे टॉपिक को समझने के लिए धन्यवाद, और अपना पढ़ाई लगातार जारी रखिए। मिलते हैं कल उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्रमाणित करने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।